शिवे सर्वासाधिके शरणत्म के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, एस्ट्रोलॉजर जेकरा का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए हैं अथवा हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती हैं, आप उससे अपडेट होते रहें। तो साथियों, एक वीडियो मैंने आपसे चर्चा किया था कि कुछ समय ऐसे, कुछ नक्षत्र होते हैं, कुछ समय ऐसे होते हैं जिनमें जन्म लेने पर कुछ परेशानियां होती हैं। वह बालक स्वयं अपने लिए, किसी चरण में माता पिता के लिए, किसी चरण में नाना नानी के लिए, किसी में स्वयं के लिए, किसी में पिता के लिए अनिष्टकारक होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो बच्चे सदैव अनिष्टकारी ही होते हैं। कुछ समय में बदलाव होने पर, कुछ चरण में जन्म लेने पर, यदि वो बच्चे जीवित रहते हैं, अधिकांश मैंने मूल नक्षत्र बच्चों को जीवित देखा है, तो ऐसे बच्चे बहुत भाग्यशाली भी होते हैं। तो जैसे मैंने आपसे चर्चा किया था कि कुल हमारे जो 27 नक्षत्र हैं, उस 27 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र मूल संज्ञक नक्षत्र होते हैं। तो उन 6 मूल संज्ञक नक्षत्रों में से 5 नक्षत्रों के विषय में मैं आपसे चर्चा कर चुका हूँ। जैसे कि अश्विनी था, अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा और मूल और रेवती। तो इस तरह से मूल नक्षत्र के बाद एक अंतिम जो नक्षत्र, जो 27वां नक्षत्र होता है, वो साथियों रेवती नक्षत्र होता है। तो रेवती नक्षत्र के स्वामी बुध का नक्षत्र होता है, गुरु की राशि होती है। तो इसमें उत्पन्न जो जातक होते हैं, जो बच्चे होते हैं, सर्वप्रिय होते हैं, अर्थात उनकी सर्व जगह मान्यता होती है। सभी लोग उनको प्रेम करते हैं, समाज में उनका ऊंचा स्थान होता है, समाज में प्रतिभाशाली होते हैं, और जिस सर्वप्रिय मतलब सभी लोगों के प्रिय होते हैं। विद्यावान होते हैं, सुंदर आकृति होती है, पढ़े लिखे विद्वान होते हैं, तर्कशील होते हैं, मतलब जब उनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा होगा तभी तर्क वितर्क कर पाएंगे, अर्थात उनके पास प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता है। और प्रायः धनवान होते हैं, मतलब उनके पास धन का आगमन होता रहता है। और साथियों, यदि अब ये तो समग्र जो रेवती नक्षत्र में जन्म का फल हमने बताया, अब हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। जैसे आपने देखा, जैसे किसी का ना नी नू ने, तो ये जो ना नी नू ने होता है, यह मात्र हमारे संस्कृत और हिंदी में ही इसकी विवेचना है। अंग्रेजी में तो सिर्फ एन लिख दिया जाएगा। तो ये जो ना नी नू ने होता है, जो समझ लीजिए, तो इससे कि इस तरह एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ। तो यह चारों चरणों के अलग अलग नाम के आधार पर जो है, यह इन नाम का अक्षर प्रथम अक्षर लिखा जाता है। तो इनमें प्रत्येक, जैसे नक्षत्र के जो 4 चरण हुए, तो हर नक्षत्र के चरण में जन्म लेने के अलग अलग फल होते हैं। तो रेवती नक्षत्र के प्रथम चरण में यदि अब जन्म हुआ है उसका, तो क्या होगा? राजा के समान वैभवशाली, मतलब वैभव, धन संपदा, विद्या, समाज में प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब राजा के समान होता है, प्रतापी होता है, मतलब उसकी चतुर्दिश ख्याति रहती है अपना। दूसरे में जन्म होता है तो थोड़ा उसका लो कैटेगरी आ गई, मतलब क्या हुआ? पहले में तो राजा हो गया, दूसरे में मंत्री के समान सुख वैभवशाली, संसाधनों से युक्त होता है, मतलब उसको सब प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती रहती हैं। और तीसरे में जो जन्म हुआ, क्या हुआ? धनवान होता है। सिर्फ एक ही गुण हुए कि धन की उपलब्धता उसके पास रहेगी, धन की कोई कमी नहीं रहेगी, धनवान होगा। पहले में राजा के समान वैभवशाली, दूसरे के समान मंत्री के समान वैभवशाली, तीसरे में जन्म हुआ तो धनवान होगा, धन की कमी नहीं रहेगी, धन के अपार आवागमन उसके पास होता रहेगा। और यदि चौथे में जन्म होगा साथियों, तो ये अनिष्टकारी होगा, अर्थात अपने माता पिता दोनों के लिए वो कष्टदायक होता है। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो चारों जो नक्षत्र, ये जो 6 नक्षत्र होते हैं, मूल संज्ञक नक्षत्र होते हैं, इनमें किसी न कोई दोष होता है, इसीलिए इनका नाम मूल संज्ञक रखा गया है।
वैसे मैंने बताया जैसे कि जो मूल संज्ञक जो बच्चे होते हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं, धनवान होते हैं, विद्वान होते हैं। जैसे आपने देखा कि 3 चरणों में प्रथम चरण में राजा, दूसरे चरण में मंत्री, तीसरे में धन हुआ, लेकिन चौथे चरण में जन्म हुआ तो माता पिता के लिए हानिकारक होता है। अब साथियों, माता पिता हानिकारक हो तो क्या हम बच्चे को प्यार नहीं करेंगे, बच्चे को पालन पोषण नहीं करेंगे? ऐसा नहीं होता है। हमारे विद्वानों ने, हमारे ऋषियों ने हर चीज़ की व्यवस्था बना रखी है। तो मूल में नक्षत्र में जन्म होने पर भी भले वो प्रथम चरण में जन्म हुआ, राजा के समान वैभवशाली होगा, लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य है कि मूल की शांति अवश्य करा लेनी चाहिए। और ये चौथे चरण में जन्म तो अत्यंत, तब तो समझिए कि पिता माता तो प्रसव करेगी ही जो है, लेकिन पिता को चाहिए कि अपने बच्चे का मुख तब तक न देखे जब तक उसकी मूल की शांति न करा लिया जाए। मूल की शांति कैसे होगी साथियों? तो जैसे कि आज सपोज कर लिया आज 18 तारीख है, तो जब अगली 18 जब महीने में आएगी तो 18 से पहले 16-17 में ही जो है वही नक्षत्र जिसमें बच्चे का जन्म हुआ है पुनः घूम कर राउंड लेकर के उसी दिन वो आ जाता है 27-28 दिन पर। तो इसीलिए इसका नाम 27वां भी कहा जाता है देहातों में जो है। तो उसी दिन उसकी शांति जरूर करा लें। यदि आप ऐसा नहीं करा पाए हैं, आपके बच्चे का जन्म अगर मूल नक्षत्र हुआ है, जैसे मैंने वीडियो में आपको पहले बता रखा था किन किन जन्मों में किन किन नामों से अगर आपका है तो वो मूल नक्षत्र हुआ। और मैंने अब तो दिसंबर में, ये जो दिसंबर अभी चल रहा है वर्तमान में, दिसंबर 2023 में किन किन तारीखों में जन्म लेने पर किस समय से किस समय तक मूल संज्ञक नक्षत्र हुआ, आगे मैं अपने अलग अलग वीडियो में 2024 में प्रत्येक माह के अलग अलग जो तिथियां होंगी मूल संज्ञक नक्षत्र की, उनकी चर्चा आपसे करता रहूँगा। तो मैंने आपसे सुझाव में दे रहा हूँ कि यदि नक्षत्र में जन्म हुआ है मूल संज्ञक नक्षत्र में तो उसकी शांति करा ले। यदि आपने जन्म के 1 महीना बाद शांति नहीं कराई तो साथियों फिर उसका समय आता है एक साल जब पूरा होगा तब उसकी जरूर शांति करा लीजिए, अन्यथा बच्चे के साथ साथ उनके परिवार में कुछ न कुछ परेशानियां बनी रहती हैं। आशा है कि यह बात आपको अच्छी लगी होगी। और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें। और आपने वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।